अपने हरीफों को गायब करके वही ये दोहराते हैं 1987 में इस तरह हुआ उस तरह हुआ। 1967 में 22 लोग बिला मुकाबला कामयाब हुए, या तो नॉर्थ कश्मीर से या साउथ कश्मीर से। 1972 में भी ऐसा ही किया, 5 लोगों को ऐसे ही कामयाब कर दिया। और आप भी जनाब एक उम्मीदवार थे 1972 में, वैसे थे आजाद उम्मीदवार, आप इलेक्शन लड़ रहे थे। और आपको याद है किस तरह ये लोग किसी एमएलए को इंचार्ज बना के दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भेजने के लिए एक गुंडू का टीम लेके, और आप जानते हैं किस तरह ये गाड़ियों को रुका के जब पोलिंग खत्म होती थी, इसके बाद गाड़ियों में ये जो बैलेट बॉक्स लेते हैं, किस तरह उन्होंने चेंज किया अपने साथ, उनके साथ बैलेट बॉक्स होते थे और वो चेंज करते थे, और जो लोगों ने वोट दिया होता तो इसको किसी नाले में फेंकते थे। लिहाजा मैं इनसे गुजारिश करूंगा, जब आप 1987 की बात करोगे तो फिर 72 और 67 की बात भी कीजिए। उसी बुनियाद पर धांधलियों की बुनियाद पर ये हीरो बन गए हैं। तो इलेक्शन अगर यहां साफ सुथरे हुए तो 1977 में हुए, उस वक्त गवर्नर राज था, उस वक्त लोगों ने क्यों शेर कश्मीर को चुना? हालांकि उन्होंने बड़ा डंडोरा पीटा, उस वक्त न यहाँ कांग्रेस सरकार थी न बीजेपी की सरकार थी, जनता दल की थी। हिंदुस्तान का वजीर आजम भी आया, एक तारीखी जामिया मस्जिद में भी उन्होंने तकरीर की, फिर भी लोगों ने शेर कश्मीर को एतमाद दिया। लोगों ने 1996 में, अगर 1987 में धांधलियां हुई होती, लोग तो समझदार हैं, 1996 में उन्होंने क्यों इसी पार्टी को एतमाद दिया, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को। और आज जब कौम मुसीबत में आ गई, लोगों ने उमर अब्दुल्ला साहब को चुना अपनी इस मुसीबत से निकलने के लिए। लिहाजा मेरे कहने का मकसद ये है कि बार बार ये 87 में कुछ नहीं हुआ। 87 की वजह से मिलिटेंसी नहीं बढ़ गई। अगर उन लोगों ने मिलिटेंटों का साथ नहीं दिया होता जिन्होंने हिंदुस्तान के पैसे को लूटा था, अगर उन्होंने उनको एतमाद नहीं दिया होता, अगर ये उनके साथ नहीं मिले होते, मिलिटेंसी ज्यादा नहीं बढ़ जाती। सर चलिए आगे। नहीं, लोग तो ये तो हर एक को पता है कि कौन लोग है। मुझे तो निशानदी करने की जरूरत है, तो वो खुद ही समझते हैं कौन है। सर यहाँ 370 और 35 एक ही बात आ गई। मैं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को मुबारक देता हूँ। लोगों ने इस मकसद के लिए वोट दिया, एक तो उनकी डेवलपमेंट हो, और दूसरा ये कि उमर अब्दुल्ला साहब उनके जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करे। जो ही ये चीफ मिनिस्टर बने तो उनकी डायरेक्शन पर यहाँ स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन भी पास हुआ। उससे बढ़कर हम क्या कर सकते हैं? आप जो 370 और 35 की बात करते हैं, 370 1953 जब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जेल गैरआईनी तौर जेल में भर दिया गया, तो यही लोग कहते थे 370 खोखला था, और उन्होंने ये अमेंडमेंट भी की है। हमने जो स्पेशल स्टेटस पास किया तो उसमें हम ये भी कह सकते हैं 1952 की जो पोजीशन है वो बहाल होनी चाहिए। लिहाजा इनको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। 370 जो था वो कमजोर था, हमने जो रेजोल्यूशन पास किया वो ज्यादा मजबूत है उससे। दूसरा सर, मुझे गवर्नर खुतबे में मैंने देखा जमीन के तनाजात को कम करने के लिए जम्मू कश्मीर में मौसलात के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने के इकदाम की बात की। सर आप जानते हैं और यहाँ हमारे साथी भी जानते हैं, जो जमीन में इंदराजात हुई है आज तक, जमीन मेरी ना किसी दूसरे के नाम पर हुई है,
पिछले 3-4 साल इतनी करप्शन बढ़ गई, अल्लाह ही बेहतर जानता है। हर तहसीलदार के दफ्तर के सामने तकरीबन 20-20 दलाल होते हैं। लोग जब जाते हैं कि जमीन को ठीक कर, उनके नाम पर जो मतलब जमीन मेरी है, ए की है, वो बी के नाम पर है, वो ए वाला जाता है कि मैं अपनी जमीन को ठीक करूंगा। वहां इतने दलाल बैठे हैं, 1 कनाल जमीन के लिए 1 लाख रुपया रिश्वत मांगता है ठीक करने के लिए। मैं चाहूंगा मतलब ये जो डिजिटलाइज करने के लिए जा रहे हैं, उससे पहले कि करेक्शन मतलब रेक्टिफाई जमीन होना चाहिए। एक टीम जाए, जैसे पहले एक जमाने में गिरदावर जाता था, गिरदावारी करता था, मौके पे जाके वो देखता है कि जमीन किसकी है, मिल्कियत किसकी है, काश कौन करता है। उस तरह एक मतलब सिस्टम बनना चाहिए। ऐसा न हो कि हम रिकॉर्ड में कोई गलत इंदराज करे और तनाजात बढ़ जाएंगे। दूसरा सर, बेरोजगारी यहाँ काफी है, हजारों पोस्ट खाली है। मेरी गुजारिश है जितना जल्द मुमकिन हो सके इन जगहों मतलब इन खाली जगहों को पुर किया जाए। रिजर्वेशन का मसला है सर, रिजर्वेशन तो 80% लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। मैं चाहता हूं कि रिजर्वेशन पर मतलब वो जो हमारा हक बनता है, लोगों का हक बनता है, जिसको जितना हक बनता है उसको इतना मिलना चाहिए। बस 1 मिनट सर, यहाँ पंचायत राज की बात हुई सर। मैं चाहता हूं डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, मतलब अगर मैं डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूंगा, अक्सर 20,000-30,000 वोटों पर एक डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। कहीं ऐसी जगह हैं सिर्फ एक पंचायत और जहां सिर्फ 1200 वोट है, उस पर भी एक डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। हम जब बात करते हैं इंसाफ की, तो ये ना इससे बढ़कर नाबराबरी क्या है। लिहाजा डिलिमिटेशन जरूरी है। इसके लिए पंचायत इलेक्शन करने से पहले मैं गुजारिश करूंगा डिलिमिटेशन होनी चाहिए। टाइम दीजिए डॉक्टर साहब, आपने 10 मिनट बोला। नहीं सर, बस सर 1 मिनट सर। सैलाब की रोकथाम के लिए 2014 में आपको पता है कि सैलाब से कितना नुकसान हो गया। मैं चाहता हूं कि सैलाब की रोकथाम के लिए कुछ इकदाम करने चाहिए सरकार को। सजादगिरी लोन साहब, आपको भी टाइम मिलेगा, अपना टाइम मिलेगा, आपको अपना टाइम मिलेगा। इनको कोई टाइम नहीं दिया, अभी नहीं दिया, इनको टाइम नहीं दिया, हमने कोई टाइम नहीं दिया। आपको टाइम मिलेगा, जाया मत करो टाइम, अपना टाइम जाया मत करो। ये आपके टाइम के साथ गिना जाएगा जो आप बोल रहे हैं। आप तक देखे ना, इन्होंने बोला नहीं, ये भी नहीं बोला, ये पहली बार बोल रहे हैं। आपको टाइम मिलेगा, आपको टाइम मिलेगा। चलिए इन्होंने बोला नहीं, ये भी पहली बार बोल रहे हैं। इनको नहीं, आपको दे दिया, आपको टाइम आपका अपना 4.5, आपको अपना 4.5 मिनट टाइम मिलेगा। खुदा के वास्ते हम उसको चलने दो। स्पीकर सर, आपको बोलना है, आपको बोलना है, खामोश रहिए। Honorable Speaker, sir, I rise to speak on the motion of thanks to LT address. बोलिए। Speaker साहब, नो साइड टॉक्स प्लीज, टाइम जाया मत करो। आपको भी टाइम मिलेगा, आपको टाइम मिलेगा, सबको टाइम दूंगा, लेकिन आप सब्र से काम ले लें।
जो गवर्नर्स एड्रेस होता है, द वे आई लुक एट इट, ये एक विजन डॉक्यूमेंट होता है सरकार का, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट है आज के टाइम का, हम एक्सपेक्ट करते थे कि कंटेंट बहुत अच्छा. Context is very important. That makes content very important. I would have thought it would be a medley of aspirations and grievances. Grievances का जिक्र बहुत है, एडमिनिस्ट्रेटिव उसका सारा जिक्र है, लेकिन जो aspirations, I think aspirations में in consonance with the manifesto of the winning party, उसमें जरा ये गवर्नर एड्रेस मैं बड़े कंसिलिएटरी टोन में, आई डोंट वांट टू स्कोर पॉइंट्स. अगर मैं पेज नंबर 10 नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो का लूं, जो सिर्फ 4-5 महीने पहले इलेक्शन हुए, लिखा है कि वी विल स्ट्राइव फॉर ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन व्हिच वाज पास्ड इन 2000. इसमें जिक्र नहीं है. वी विल स्ट्राइव टू रिस्टोर 370 350A एज प्रायर टू August 5, 2019. जिक्र नहीं है. वी विल रीड्रॉ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिक्र नहीं है. रेजोल्यूशन का आप बोलते हैं किया, हम बोलते हैं नहीं किया है. मेक एफर्ट्स टू मॉडिफाई, annul एंड रिपील पोस्ट August 5, 2019 लॉज, जिक्र नहीं है. लैंड ओनरशिप, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, जिक्र नहीं है. और रीजनल ऑटोनॉमी, वो भी तो जिक्र नहीं है. मेक एफर्ट्स टू सिक्योर द रिलीज ऑफ प्रिजनर्स लैंग्विशिंग इन जेल्स, जिक्र नहीं है. पब्लिक सेफ्टी एक्ट का आपने बोला है रिपील, ये पेज नंबर 11, जिक्र नहीं है. डिग्निफाइड रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडित्स एंड रिहेबिलिटेशन, शायद जिक्र नहीं है. अच्छा है, आई एम सॉरी. जर्नलिस्ट के बारे में बोला है. जॉब वेरिफिकेशन प्रोसेस, जिक्र नहीं है. ईज पासपोर्ट वेरिफिकेशन, जिक्र नहीं है. अनजस्ट टर्मिनेशन, जिक्र नहीं है. अननेसेसरी हरासमेंट ऑन हाईवे, जिक्र नहीं है. प्रोवाइड 1 लाख jobs to youth, जिक्र नहीं है. Within 3 months of forming government, we shall pass the Jammu and Kashmir Youth Employment Generation Act, नहीं पास किया और जिक्र भी नहीं. सारी वैकेंसीज हम 180 दिनों में फिलअप करेंगे. जो मैंने कल सवाल पूछा था परसों, उसके हिसाब से तो लगता है 3 साल लगेंगे, because you have filled up only 10% in non-gazetted as per the government records. 5,000 रुपया खैरिए तो हम बाकी बजट स्पीच में कहेंगे. What I'm saying is that the aspiration part is missing. We all believe कि पिछले 5 साल जो हमारे साथ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ. 5 अगस्त 2019 को it seems as if they are announcing a war on the people of J&K, especially Kashmir. सबको बंद कर लिया गया, टेलीफोन लाइनें काट दी गई, जैसे कि कोई बहुत बड़ा जंग लड़ना था, और हम सबको जेल डाला गया. ये अलग बात है कि आपका जेल अच्छा था, हमारा जेल खराब था, हम गलत लोग थे. तो लेकिन ये था कि हम सब जेल में थे ना, तो वही नंबर, आपका जेल कबूल हो गया, हमारा नहीं हुआ. तो मकसद ये था यार, ये जोक था, आप सीरियसली मत लो, जस्ट फॉर अ सेक ऑफ ह्यूमर. तो इन्होंने हम सबको बंद कर दिया. बट मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मैसेजिंग यहां से जाएगी, मैसेजिंग जाएगी आपकी पार्टी ने, आपने जो मैसेजिंग यहां से जानी चाहिए, दैट शुड बी ऑफ पे, बिकॉज सारा पार्लियामेंट ने करना है. स्टेटहुड वहां से आना है, 370 35 से सब वहां से होगा, जो कुछ भी होगा वहां से होगा. But what is the message to people of J&K, to India? कि हम पुरानी तनख्वाह पर काम करने के लिए तैयार हैं, उससे कम भी करने के लिए तैयार. I believe that these aspirations should have been reflected in the LG address and they have not been reflected. अब यहाँ अभी एक मेंबर साहब ने 87 की बात उठाई, तो मैं 75 पर जा सकता हूँ, but I don't want to go into that. I'll go on some other day. मैंने आपको अमेंडमेंट्स का बोला, आपने चैप्टर 13 के रूल्स का बोला, आई रीरेड इट. इट इज जो आपने रूल कोट किए यहाँ मुझे कि आप नहीं कर सकते हैं, दैट इज अबाउट रेजोल्यूशंस एंड अमेंडमेंट टू रेजोल्यूशंस. देयर इज नो बार ऑन अमेंडमेंट टू LG एड्रेस. बट देन बीइंग अ गुड लॉयर यू हैव बीन एबल टू, आपने एक्सटेंड किया, बट आई होल हार्टेडली एक्सेप्ट दैट कि आपने बोल दिया. बट इफ यू गो बाय लॉ, दोज अमेंडमेंट्स हैड टू बी एडेड. तो इसमें जो है लोगों ने वोट किया आपको, they voted with their feet, not only with their hands, on a certain set of promises, and I think those promises are not in the LG address, and that I think is a wrong precedent. We have a history of violence. When people feel that they have been betrayed, it could feed into violence. It could feed into violent trends. I think such blatant betrayal or such
blatant backing out of promises should not have been done. At least there should have been the aspirations of the people of J&K should have been reflected. चले हमको तो आपने लेबल कर दिया, आप तो अच्छे थे, आपने बनाया हुआ है, उसमें कहीं तो जिक्र कर लेते आप। अगर पिछले 2 साल से 1 साल से आप रोज सवेरे उठ के 370 बोल रहे हैं, तो ये एलजी एड्रेस के वक्त क्यों भूल गए? 35 से एलजी एड्रेस के वक्त क्यों भूल गए? So ये जो रेलिगेशन होती जा रही है, it's a process of normalization of what happened on 5 August 2019, and I don't think we should allow it. मैं आपको बता दूं, यहां हमारे बीजेपी वाले भाई, I don't think they should have used the words or denigrated what is sacred to us. एक सैंक्टिटी होती है किसी चीज की, हिस्ट्री की एक सैंक्टिटी. I don't think anybody has the right to denigrate what is sacred to us. I, in my humble capacity, एक ही एमएलए भेजा है. जो कैंपेन आपकी थी वो इतनी जबरदस्त थी कि लोगों ने वो मान लिया, तो हमारा एक बेचारा था वो भी उधर ही बैठ गया, मैं मुश्किल से यहां आया. In my humble capacity, I condemn whatever was said yesterday. But at the same time, I will implore upon you that if you are serious about statehood, autonomy resolution you passed in assembly. 370 का हम नहीं मानते हैं, आप बोलते हो आपने स्पेशल स्टेटस का किया इन असेंबली. ये स्टेटहुड का रेजोल्यूशन कैबिनेट में क्यों किया? देखते यहां लाते, हम देखते ये किसको वोट डालते हैं. क्या ये जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में है या खिलाफ है? एटलीस्ट इनका भी तो टेस्ट होता, वो भी आप वहां कैबिनेट में लाकर इनको बचा दिया. सर, these are aspirations. Don't condemn aspirations to early graves. Aspirations never die, they have to be addressed. So what doesn't die cannot be buried. It will snowball into a problem, much monstrous problem in the years to come. We in this house have a duty that we address these aspirations in a manner that our future generations don't have to pay for it. And I'll tell you, I will stop and say that this looks more like a love letter to the BJP rather than LG's address. I would expect a good LG's address with amendments rather than this love letter. कुछ तो आपने डायरेक्ट भी भेजी हुई है, एक असेंबली से भी भेजी हुई है. With these words, I thank you and I thank the members for not interrupting me. श्री शक्तिराज परिहार. आपने ऑनरेबल एलजी साहब के एड्रेस पे मुझे बोलने का मौका दिया, और जितने भी यहाँ विधायक ऑनरेबल एमएलए चुन के आए हैं, मैं सबको बधाई दूंगा और पूरी जम्मू कश्मीर के अवाम को बधाई दूंगा. जहां तक इस एड्रेस को हमने सुना, एलजी साहब के एड्रेस को सुना और पढ़ा, जो हमारे बाकी साथियों ने भी कहा कि जो वर्ड यूज हुआ है माय गवर्नमेंट यूजली होता है, लेकिन जब उसके अंदर हम देखते हैं तो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, मोदी गवर्नमेंट का ही जिक्र उसमें हुआ है, उन्हीं स्कीम्स के बारे में उसमें जिक्र हुआ है. और पिछले 7 वर्षों में बहुत बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है. ये 7 सालों के बाद ये असेंबली यहां लगी है, आज बजट का हमारा सत्र लगा है. इन 7 वर्षों में जो एक चेंज जम्मू कश्मीर में आई कि जिस धारा 370 को लेके बात हुई, उसका एब्रोगेशन हुआ, 35 एक एब्रोगेशन हुआ. मैं यहां से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को और होम मिनिस्टर अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके जो कोर आइडियोलॉजी जनसंघ प्रजा परिषद से लेके भारतीय जनता पार्टी तक थी कि इस देश में 2 संविधान 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेंगे, उसको खत्म किया. और ये सच्ची श्रद्धांजलि हमारी तरफ से. मेरा ये मानना है कि आर्टिकल 370 was the root cause of terrorism, nepotism and corruption in Jammu and Kashmir. आर्टिकल 370 की है कारण यहां आतंकवाद, अलगाववाद यहां पे जो 1989 में यहां पे शुरू हुआ,
और वो भी कारण जो 87 का जो अलायंस हुआ, 89 में जब निर्मम हत्याएं कश्मीरी पंडितों की वहां पे हुई, टीकालाल टपलू जैसे महान व्यक्ति की हत्या हुई और उनको पलायन करने पे मजबूर किया, और उसके बाद जो शुरुआत हुई इस एर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट में, ये एक सोची समझी साजिश पाकिस्तान द्वारा थी कि जो एक डिक्सन प्लान, जो 1950 में एक डिक्सन प्लान जो बना था, एक जिसको इंडिया ने रिजेक्ट किया था उस प्रपोजल को, और चिनाब को बॉर्डर माना गया था। आप देखेंगे कश्मीर से शुरुआत होते हुए हमारे चिनाब बेल्ट में, हमारे एर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट में, और एक वहां पे शुरुआत हुई तब के वहां जो हमारे नेता थे, उसमें किश्तवाड़ में हमारे भंडारी साहब थे, रुचर जी थे, हमारे डोडा में ठाकुर संतोष जी, उनकी हत्याएं शुरू की, और उसके बाद वहां पे मैसेकर शुरू है बड़े लार्ज स्केल पे। मैं पूछना चाहूंगा कि ये कौन सी आजादी की लड़ाई थी कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके वहां पे मास किलिंग्स की गई, और ये सोच के कि यहां से पलायन इनका भी शुरू होगा। बहुत सारे लोग उस वक्त शिफ्ट वहां से हुए। मैं जानना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा इस हाउस के माध्यम से, आज शगुन जी हमारे बीच में, यहाँ पे इनके पिता, इनके चाचा जी अनिल परिहार जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उस एरिया में थे, उनकी निर्मम हत्या हुई, और ये कोशिश थी कि यहां से पलायन हुआ। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करूंगा कि वाजपेयी जी, आडवाणी जी जब जम्मू में आके यहाँ डोडा बचाओ आंदोलन यहाँ पे शुरू किया, और वीडीसी का गठन हुआ, विलेज डिफेंस कमेटीज का गठन हुआ, एर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट को आर्मी के हवाले किया, तब जाके लोग वहां पे सुरक्षित रहे, वहां बचाव हुआ, पलायन वहां से नहीं हुआ। बहुत सारे मैसेकर, मैं कहना चाहूंगा, मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूं जहां चापनाड़ी जैसी जगह, जहां 25 लोगों को वहां पे जो बाराती थे और जो दूल्हा था वो प्लास्टिक के जूते लगा के था। इतने गरीब लोगों को, वो बारशाला हो, वो हस्ती हो, कुल्हाड़ के बड़े सारे ऐसे कांड हुए, और ये राष्ट्रवादी सोच को खत्म करने की एक साजिश इस जम्मू कश्मीर के अंदर थी। लेकिन वहां के लोगों ने संघर्ष किया और भारतीय जनता पार्टी ने उस पर पूरा सहयोग वहां पे किया। यहाँ पे ओबिचुरी रेफरेंसेस पे भी बात आई थी, और बड़े साथियों ने भी कहा, यहाँ अटल जी का जिक्र किया उन्होंने। लाहौर में गए, बस से गए, हमें क्या मिला? करगिल मिला, जहां 527 हमारे आर्मी के जवान ऑफिसर शहीद हुए। मोदी सारे प्रोटोकॉल तोड़ के पाकिस्तान में गए, कोई नहीं, आतंकवाद बढ़ता गया यहाँ पे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी में आई, जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में मेजॉरिटी में आई, तो 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को खत्म किया। बहुत डिबेट उस पर हुई, कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ, लोगों से पूछा नहीं गया। इसका मतलब 140 करोड़ लोगों ने जो मैंडेट दिया था वहां मोदी सरकार को, जिस धारा 370 को 2/3 मेजॉरिटी से पार्लियामेंट में से पास किया गया। 23 पिटीशंस फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे अपनी मोहर, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने मोहर लगा के इसको सही ठहराया। आज जो लोग ये बात करते हैं कि धारा 370 खत्म, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, परसों कांग्रेस के एक साथी यहां बोल रहे अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ, अनडेमोक्रेटिक हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगाई। और धारा 370 के बाद बदलाव क्या आया जम्मू कश्मीर में? उसके बाद जम्मू कश्मीर में क्या बदला? मुझे दिल्ली में पिछले साल जब हम पार्टी के कोर ग्रुप के मेंबर वहां बात कर रहे थे, हमारे बड़े सीनियर नेता हमें पूछ रहे थे कि क्या बदलाव आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370, क्या बदला जम्मू कश्मीर में? तो मैंने उनको कहा था कि लोगों का माइंडसेट बदला है। जो लोग पाकिस्तान के हक में नारे लगाते थे, जो लोग आजादी के नारे लगाते थे, वो आज भारत माता की जय के नारे आज लगाते हैं। यह बदलाव जम्मू कश्मीर का। हमने यहाँ पिछले टेन्यूर में हम लोग उस साइड बैठे हुए थे, एक ऑनरेबल बड़े सीनियर मेंबर एनसी के यहाँ पे पाकिस्तान के हक में यहाँ पे बीच में वेल में आके नारे लगाते थे। और जो लोग ये कहते थे कि धारा 370 जाएगी तो यहाँ तिरंगा को उठाने वाला, तिरंगे को हाथ लगाने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन मोदी सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान को लेके घर घर तिरंगा यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लहराया। मैं बधाई दूंगा कि
जो मोदी सरकार ने काम किया उसमें किसी से कोई भेदभाव, जब इसके साथ में अगर डेवलपमेंट की बात करें, यहाँ जो बात कर रहे थे पिछले 5-7 सालों में, अभी एक मेंबर बता रहे थे, ऑनरेबल मेंबर बता रहे थे कि बड़ी ब्रह्मपुर में वहां सड़क बनी थी, तोड़ ली, वो 2 लेन थी 4 लेन बन रही, 4 लेन थी, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, IIT, IIM, मेडिकल कॉलेजेस, डोडा जैसी जगह में, कठुआ में, राजौरी में, कश्मीर के अंदर मेडिकल कॉलेजेस खोले गए, एम्स जम्मू में और कश्मीर में, IIT, अनेकों ऐसे काम, रिंग रोड, जितने भी आप डेवलपमेंट की हम बात करें जो हुए हैं, एक ड्रास्टिक चेंज जो 370 के बाद जो आई, जो 370 खत्म होने के बाद आई, वो आप खुद बता सकते हैं कि कश्मीर के अंदर, मैं मंत्री भी कुछ देर के लिए रहा हूं, लेकिन निकलने से डरते थे, पत्थरबाजी कहां से हो गई, आज पत्थरबाजी बंद है, आज वो कैलेंडर वहां पे बंद है, आज वहां पे वो जितनी स्ट्राइक्स होती थी सारी बंद है, आज ट्रांसपोर्ट बंद नहीं है, आज सब कुछ, कश्मीर के लोग खुश हैं, कश्मीर के लोग वहां पे जो काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट का काम हो, कारोबार हो, वहां पे कामकाज वहां चल रहा है। 370 के कारण मैं पूछना चाहूंगा यहाँ एनसी कांग्रेस के साथियों से, क्या कसूर था, क्या कसूर था वाल्मीकि समाज का, गोरखा समाज का, जिन्हें यहाँ राइट्स नहीं थे? हमारे एसटी, मेरे इलाके में भी गुजर भाई रहते हैं, वहां पे आज 10 लोग यहाँ ऑनरेबल मेंबर होंगे यहाँ पे, जिनको पूरे देश में पॉलिटिकल रिजर्वेशन थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं थी। धारा 370 खत्म होने के बाद यहाँ जम्मू ना पॉलिटिकल रिजर्वेशन ये मोदी सरकार ने यहाँ पे दी, टूरिस्ट को भी बूस्ट हुआ। 73rd और 74th अमेंडमेंट, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जम्मू कश्मीर में लागू हुई और डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल तक डेमोक्रेसी को पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और जम्मू कश्मीर में फ्री फेयर इलेक्शन यहाँ पे हुए। इस 370 की आड़ में बड़े सारे सियासतदान, मैं अपने एरिया की बात करूंगा, अगर ये खत्म नहीं होता, यहाँ कुछ सियासतदान जो मिलिटेंसी की आड़ में, टेररिज्म की आड़ में बार MLA बनते रहे। आज आप देखेंगे इस चंद्रभागा से सुनील शर्मा जी, शक्ति परिहार जी, शगुन जी, दलीप सिंह परिहार जी, हमारे भाई, एक बहुत बड़ी ज्यादती आपने की कि इनको यहाँ से शिफ्ट करके वहां पहुंचा दिया। महराज मलिक जैसे लोग भी आज डोडा से विधायक बने हैं। ये तब मुमकिन हुआ कि जब फ्री फेयर इलेक्शन वहां पे करवाए गए। यहाँ जो भेदभाव की बात कर रहे थे, मोदी सरकार में कोई किसी से भेदभाव नहीं हुआ पिछले 6 सालों में। 2014 से लेकर 24 तक की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात अलग हो, जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के माध्यम से जो लोगों को जो फायदा हुआ, किसानों को फायदा हुआ, मजदूरों को फायदा हुआ। आज लोग कहते हैं राशन फ्री का, मकान फ्री के, और जिक्र हो रहा था परसों यहाँ पे कि नहीं IAY केस, कांग्रेस के टाइम पे IAY केस आते थे 2 या 1 केस पंचायत में, आज 301 पंचायत में ये IAY के फ्री के मकान, आपको लोगों को फ्री के मकान, सर मैं नोट कर रहा हूँ अपना, फ्री के मकान लोगों को दिए जा रहे हैं, कोई जात पात नहीं पूछी जा रही है, राशन फ्री का दिया जा रहा है, इलाज, प्रधानमंत्री जो आयुष्मान भारत कार्ड है उस पे किसी की जात पात नहीं पूछी जाती है। जो मोदी का कहना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से हम आगे बढ़ेंगे, उस मूल मंत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और जिस भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस और यहाँ NCPDP के लोग कहते थे ये कच्ची छावनी की पार्टी है, ये 28 जिलों की पार्टी है, आज वोट शेयर के हिसाब से जम्मू कश्मीर में अगर सबसे बड़ी कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, आगे जो मैनिफेस्टो जो बना है, जो NC का जो मैनिफेस्टो, मैं गुजारिश करूंगा ऑनरेबल CM साहब से कि उसको इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन, खासकर जो डेली वेजेस, हमारे डेली रेटेड वर्कर्स हमारे जो हैं, जिनको रेगुलाइज करने की बात की है। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इश्यू स्टेट के अंदर है, जो फ्री गैस सिलेंडर देने की बात की है, जो पावर 200 यूनिट फ्री देने की बात की है, और जो राशन डबल करने की बात है। मैंने मंत्री साहब से बात की थी, उन्होंने कहा बहुत जल्दी हम राशन यहाँ डबल करेंगे। मेरी आप सबसे निवेदन होगी, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन होगी कि, और एक जिक्र क्या है सर इसमें
ऑनरेबल स्पीकर सर, एक जिक्र हुआ है कि मोहल्ला क्लिनिक्स हम खोलेंगे। मेरी ये गुजारिश होगी कि मोहल्ला क्लिनिक्स दिल्ली में भी खुली थी, क्या हश्र हुआ है हम सब जानते हैं। हमें यहाँ चाहिए कि जो हेल्थ स्टाफ, हमारा मेडिकल स्टाफ जो कम है वो पूरा किया जाए, स्कूलों में जो टीचिंग स्टाफ जो कम है उसको पूरा करवाया जाए। मैं आपसे निवेदन करूंगा और अंत में सीएम साहब का भी धन्यवाद करूंगा कि जो इन्होंने एक पहल की है कि जो प्री बजट डिस्कशन जो ऑनरेबल एमएलए को कॉन्फिडेंस में लेके जो इनने काम किया है, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करूंगा और निवेदन करूंगा, कुछ गुजारिश करूंगा कि जो आपने कहा है इसमें कि हमने पंचायती चुनाव टाइम से करवाने हैं। मेरी गुजारिश होगी कि पंचायती चुनाव करवाने से पहले डिलिमिटेशन ऑफ पंचायत की हो। बहुत ज्यादती है कुछ इलाकों के साथ, 2-2 हजार वोटर एक पंचायत का, कहीं पे 600 है, कहीं 700 है। डिलिमिटेशन पंचायत की हो। वो अंत में पीएमजीएसवाई का 4th फेज ये मोदी की देन है। इसमें 3 साल का ये प्रोग्राम है। मैं गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से सरकार से कि हमारे अर्स्टवाइल डोडा को जो प्रायोरिटी दी जाए। हिली एरिया है, बहुत सारे अनकनेक्टेड हैबिटेशंस है, वो खासकर मेरी कांस्टिट्यूंसी सबसे फार फ्लंग। मुझे इस बार रामबन का कुछ एरिया मेरी कांस्टिट्यूंसी में जो जुड़ा, देसा हो, भागवा हो, खलैनी हो, मरमत हो, असर का इलाका हो, हमारा जो भी ये एरिया अनकनेक्टेड हैबिटेशंस है उनको कनेक्ट किया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और एलओपी साहब का धन्यवाद कि मुझे टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक मिनट तशरीफ रखिए। मैं आपको टाइम दे दूंगा, जरूर दे दूंगा। आप बैठे हैं, आप वक्त जाया मत करो, मैं आपको टाइम दे दूंगा। मेरी बात सुनो, आपके सवालात का जवाब मिलेगा अगर आप मेरी बात सुनेंगे। आप तशरीफ रखिए, तशरीफ रखो ना, तशरीफ रखो। देखिए, प्रोग्राम के मुताबिक, शेड्यूल के मुताबिक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को 12 बजे जवाब देना था। 12 तो बज रहे हैं। हमने रिक्वेस्ट की है जनाब चीफ मिनिस्टर साहब को कि वो जवाब 12 बजे के बजाय 2-2:30 बजे दे देंगे। इसलिए मैंने ये कहा कि वो हम कोशिश करेंगे जितने भी ज्यादा मेंबरान हम इस डिस्कशन में शामिल करना चाहेंगे वो मुमकिन हो जाएगा। उससे हम कोशिश करेंगे 12 से 1:30 बजे तक बदस्तूर इस पर बहस होगी, 12 से 1:30 बजे तक, और उसके बाद हम ब्रेक ले लेंगे। आज कोई 1:30 बजे से 2:30 तक, 2:30 बजे जनाब चीफ मिनिस्टर साहब तशरीफ लाएंगे और इस बहस का जवाब दे देंगे। तो तारिक अमीन से गुजारिश है, तारिक अमीन साहब से, कि वो बोले अगर बोलना चाहते हैं। आप इसलिए भेजा था मुझे, इसलिए इसके बाद मेरा, आप बैठो ना पास, इसके बाद हाँ बोलिए तारिक अमीन साहब। यथ कित करनी है आम फ्रूट लेके, अगर उनको रास्ते में जो सीए स्टोर से गाड़ियां निकलती है कश्मीर से फ्रूट लेके, फ्रूट लैडन ट्रक्स, उनको वन वे के नाम पे रोका जा रहा है। उनके फ्रूट को खतरा लाहक है और मेहरबानी करके डायरेक्शन पास हो जाए कि उनकी मूवमेंट पे कोई रोक ना लगे, उनको थ्रू ये दिया जाए। मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ रखे हुए हैं, ये आपके जज्बात को वहाँ कह देंगे। अच्छा फरमाइए। मुनासिब था कि बात करते देर से ही सही, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ होते। तो वो का सवाल है ना, उनको जवाब देना है जी, वो सुन रहे हैं। इसी वजह से हम उनको कहना चाहते थे। वो आपकी तकरीर सुन रहे हैं, वो आपकी तकरीर। अभी बैठकर मैं एक किस्सा सुनाऊंगा, यहाँ नहीं। कोई ऊँगता था तो कह रहा था, जब बाद में इसको ऐसे हिलाया तो बात क्यों नहीं सुनते हो? मैंने कहा मैं तो आपकी बात ही सुन रहा था, तभी शोर हो रहा था। बहरहाल यहाँ 370 का जिक्र बार बार हो रहा है, अपने अपने वजूहात, अपना अपना कंसर्न, लेकिन मैं एक चीज गुजारिश कर लूंगा। शुक्रिया सर। मैं आपको ये आपके नोट्स में ये लाना चाहता हूं। आज सवेरे जब मैंने खबर
सुनी टेलीविजन के स्क्रीन से, वो था फॉरेन मिनिस्टर साहब ने जिक्र किया है कहीं एक और बार आर्टिकल 370 के बारे में। पहले तो वो मिनिस्टर साहिबान जो अंदरूनी मामलात के जिम्मेदार हैं अक्सर बोला करते हैं, आज नौबत यहाँ पहुंची कि फॉरेन मिनिस्टर साहब को भी कहीं अपने महकमे की वसातत से कहना पड़ा। क्या है ये 370? कुछ तो लोग कह रहे थे मरहूम हो गया, खत्म हो गया, अब गुनाह है, अब क्या कुछ नहीं कहा गया। बट समवेयर 370 मरा नहीं। दैट इज हॉन्टिंग द माइंड्स ऑफ ईच वन ऑफ अस एंड बियॉन्ड दिस हाउस एज वेल। नहीं, हाँ, माइंड को नींद खराब हो जाए, परेशान हो जाए, बस वही चाहिए। हाँ, और ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे कि परेशान यहाँ भी दोस्त हो रहे, नाम से भी, वो भी अच्छा। आपकी परेशानी का हवाला कर रहे? नहीं, मेरी परेशानी नहीं। चेहरा देख लीजिए शीशे में। मेरा मशवरा है, यू आर यंग मैन, यू मस्ट हैव अ लुक एट योर दिस फेस। मैं याद दिलाना चाहूंगा, यहां कल 13 जुलाई के बारे में जिक्र हुआ। बहुत अनफॉर्चुनेट कि सीनियर हमारे कोलीग्स ने कुछ ऐसे अल्फाज दोहराए जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं इतना जरूर बताऊंगा, तारीख का मुताला करना मेरे लिए भी जरूरी है। मैं नहीं कहूंगा आप मुझसे ज्यादा शाइस्ता है, पढ़े लिखे हैं, तजुर्बाकार हैं, बड़ी पार्टी के साथ है, सब कुछ मंजूर, लेकिन कुछ तो मुताला करो तारीख का। ये जो हमारा डोगरा स्टेट, जिसे डोगरा स्टेट कहा जाता है, मैंने क्या कहा? ये भी ऐतराज और ये डोगरा स्टेट वजूद में कैसे आया, थोड़ा सा तारीख की तरफ नजर डालिए। और ये जो कश्मीर है, जम्मू और कश्मीर और फिर लद्दाख भी जिक्र किया है मेरे दोस्त ने कल, जोरावर सिंह जी का, मेरे बहुत ही अजीज दोस्त ने। जम्मू कश्मीर लद्दाख इमर्ज हुआ एज अ स्टेट ये 1846 में, आफ्टर दैट इनफेमस सेल डीड ऑफ अमृतसर। जानते नहीं है कुछ लोग, हो सकता है यहां जानते होंगे, बाहर नहीं जानते होंगे। 5000 साल की तारीख है कश्मीर की, 5000 साल की तारीख। और वो खित्ता जिसकी तारीख 5000 साल की हो, उसे बेचा गया अंग्रेज ने महाराजा को। यार तारीख तो पढ़। मैं आज वास्ता दे रहा हूं आपको। बेचा नहीं गया था, ट्रीटी हुई थी, क्योंकि उनका जो सेल डीड है ना, सेल डीड। चलिए ठीक है, ट्रीटी हुई थी अंग्रेज और आपके दरमियान, बस मान लिया। अरे बस चले, ट्रीटी हुई अंग्रेज और इनके दरमियान। जिन अंग्रेज के खिलाफ हमारे भगत सिंह ने शहादत दी, जिस अंग्रेज हुक्मरानी के खिलाफ, अरे साहब, हमारे सीनियर लीडर्स जेलों में रहे, लंबी लड़ाइयां लड़ी, उस अंग्रेज के साथ ट्रीटी हुई और उस ट्रीटी के इवज कश्मीर मिला मुझे। वही भाईनामा ही ट्रीटी कहो यार, कुछ कहो, बहरहाल अल्फाज के साथ क्या खिलवाड़। प्लीज अब आप बैठिए मेहरबानी करके। मैं कुछ कहना चाहता हूं। अब रियासत वजूद में आ गई,
जोरावर सिंह जी का अभी भी एक स्टैचू मौजूद है जम्मू यूनिवर्सिटी में। क्या कहना है उस शहीद के बारे में? लद्दाख को मैंने अलहदा किया, उसके सपनों को कोई कदर नहीं हुई, जान दे दी लद्दाख को मिलाने के लिए, और ये सरकार लद्दाख को अलहदा कर रही है। वाह! अरे ये तारीख है, ये तारीख है। मैं नहीं कहता हूं ये, दिस इज हिस्ट्री। बहरहाल 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 मैं ये पिछले 50 वर्षों से बाकी नो इंटरनेट, और अभी ये भी कहा गया नो कि इंटरनेट। वो हिस्सा हमारे वजीर खारजा साहब ने कहा वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है वो वापस लाएंगे। कहा नहीं, मैंने क्या कहा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं जो हमारे साथ था आपने उस हिस्से को क्यों अलहदा किया, ये मेरा सवाल है। लद्दाख का हिस्सा हमारे साथ था जम्मू कश्मीर के साथ, उसको अलहदा क्यों किया? ये सवाल है, कुछ सवालात है, जवाब देंगे हम, आपस में बैठेंगे, कोई बात नहीं। वो आज कश्मीरी एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत ताकत है। हाँ, यस, बिल्कुल सही। नहीं, एक और सवाल है मेरा, सवाल से सवाल। आप कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से खुश थे जो हमारे साथ बैठे? आप कब खुश थे? आप बताना। अगर वो ना खुश थे तो चले गए, आप कब खुश थे हमारे साथ बैठने के लिए जो अभी भी हमारे साथ है? ये सवाल से सवाल, और कुछ नहीं सर, ये एक गुस्ताखी माफ। मैं असली मौजू पर आऊंगा। सर आप थोड़ा सा तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम। ओके, वाह वाह, वेरी गुड, ये है मैसेज, वेरी गुड मैसेज। मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूं, लेट अस बी, हमें हकीकत पसंद बनना चाहिए। हकीकत, या एक ही चीज मैं इन सभी साथियों से मौजूदाना गुजारिश कर लूंगा, एक भी मिसाल मुझे दे दीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में हमारे मुल्क की, जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के नाम से जाना जाता है हमारा मुल्क, मुझे बताइए कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में एक भी ऐसा वाक़ा हुआ है, लेजिस्लेशन हुआ है पार्लियामेंट के जरिए जिसमें किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी तक घटाया गया, डाउनग्रेड किया गया? एक भी मिसाल इन द होल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ माय कंट्री इंडिया। किसी हिंदुस्तान की किसी सेंट्रल कैबिनेट पाकिस्तान के हक में नहीं लगे। अरे क्या पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान क्यों हाथ करता है यार, क्यों? अरे हम अपने मुल्क की बात करते हैं, आपको इतना प्यार पाकिस्तान के साथ क्यों है जो बार बार दोहराते हैं आप? चलिए ठीक, मैं सर बस मैं ये गुजारिश कर लूंगा, ये ऐसा हुआ नहीं आज तक, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है। और मुझे ये बताइए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्लास 3 वह पढ़ लीजिए। मैं आज भी ये कहना चाहूंगा, उसमें आर्टिकल 3 उसमें कहीं पर भी यूपी तकसीम हुआ, आंध्रा तकसीम हुआ, बिहार तकसीम हुआ, द मैटर वॉज रेफर्ड टू द कंसर्न्ड assemblies, to the civil society of the respective area for discussion, debate and their opinion. एक मिनट, यहां 2014 से सरकार में है, दिल्ली में और फिर यहां भी, और 2017 तक सरकार थी सांझी, नहीं 17 सांझी सरकार थी। एक मिनट, थोड़ा सा चलिए, गलती हुई होगी, आप दुरुस्त कर लीजिए।
थोड़ा सा सुन लीजिए पहले। तो उसमें विड्रॉ किया सपोर्ट। वादा निभाना हो तो कोई आपसे सीखे, कोई आपसे सीखे। और कोई सेक्रेटरीट में हमारा प्राइम चीफ मिनिस्टर पता तक नहीं, क्लर्क कहता है कि मैडम अब घर जाने का वक्त है। बहरहाल ये भी हुआ। और फिर गवर्नर साहब के हाथ में वो सस्पेंडेड एनिमेशन, दैट इज असेंबली हैज बीन पुट अंडर सस्पेंडेड एनिमेशन। दैट मीन्स व्हाट? माने इसके यही है कि पॉसिबिलिटीज आर टू बी एक्सप्लोर्ड और फॉर्मेशन ऑफ सम अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। वक्त देना है, नहीं तो डिसॉल्व कर लेते। लेकिन जब अल्टरनेट गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की नौबत आ गई तो फैक्ट्स खराब, बिल्कुल फैक्ट्स खराब। और फिर जब डिसोल्यूशन की बात आ गई तो फैक्ट्स भी ठीक और इंटरनेट भी ठीक। नाउ हु रिप्रेजेंटेड मी और यू? मैं आप मेरे मोतबर भाई हैं, साथी हैं, भला ही हम एक दूसरे के अलग अलग ख्यालात हों। हैव ए पॉज। मुझे ये बताइए, कैन an unelected governor, a nominee of the central government, represent you as a citizen of Jammu and Kashmir? My question. मुझे ये बताइए ना, मैं और कुछ नहीं, यही चाहता हूं। I want, सर ये कहा, श्याम जी ने भी कहा, मैं वेरी अगेन डियर कहता हूं मुस्कुराहट के साथ। मेरे अजीज दोस्त ने कहा 370 ये प्रोपेगेट किया जाता है रीजन फॉर इमरजेंस ऑफ वायलेंस इन कश्मीर। मैं एक चीज कहूं, लाहौर जल रहा था, अमृतसर में, और कुछ जम्मू में भी वारदातें हुई, लेकिन कश्मीर में फौज नहीं थी, एक भी वारदात हुई। अब जब रेडर्स भी बारामुल्ला तक पहुंच गए, there was no army from our country there. और फिर मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूं, जिनके बारे में आपने कहा कि उनका नाम हॉलिडे लिस्ट में रहना चाहिए, मुझे एतराज नहीं। महाराजा हरि सिंह जी, क्या वो रिलक्टेंट नहीं थे अक्टूबर तक एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट पर दस्तखत करने से? क्या ये हकीकत नहीं? प्लीज प्लीज मुझे कहने दीजिए, क्या ये हकीकत नहीं? नहीं नहीं, कोई शर्त नहीं रखी थी नेहरू जी ने। आप ठीक 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 ठीक, बस बस बस, नहीं बस, कोई शर्त नहीं। एक मिनट सर, मुझे बोलना। तब आपका सेक्शन ये सवाल तब आ गया जब एक्सेशन का सवाल हुआ इन अक्टूबर, नॉट इन अगस्त, नॉट इन सितंबर। 2 महीने का वक्फा। माई जम्मू एंड कश्मीर वॉज इंडिपेंडेंट, इट वॉज नॉट पार्ट ऑफ आइदर ऑफ जो यूनियंस है पाकिस्तान और इंडिया। क्या ये हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है? सजा मुझे देंगे? तारीख का जायजा ले लीजिए ना। अब हो गया, उसके बाद शेख साहब की क़यादत में यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दी किसने? बड़ी गलतफहमी है यहाँ। अरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो डॉक्यूमेंट है, उसका जो ये क्लॉज है 370, उसमें देख लीजिए, उसमें कहा गया है प्रेसिडेंट इसको वापस ले सकता है, बशर्ते कि शर्त उसमें यह है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिकमेंड सीट। सर कुछ लोग सवाल करते हैं ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दूसरी कहां से आ गई? ये कहते हैं 2 आईएन कहां से आ गए,
दो झंडे कहां से आ गए? सही। मैं ये कहता हूं ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दो कहां से आई? वो कहीं से नहीं आई, उधर से नहीं आई, पाकिस्तान से। वो यहां हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया से आई, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ड्राफ्टिंग कमेटी में थे। मैं नहीं था। तो साहब ये हिस्ट्री है। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यहाँ के लोग थे। राम प्यारा साहब था, कृष्णदेव सेठी था, यहाँ और बड़े लीडर थे यहाँ के, कश्मीर के बहुत सारे लीडर, और बेनिफिशियरीज भी हम रहे। आई एम प्राउड ऑफ दैट हिस्ट्री। जब कहीं पर भी मुल्क में लैंड रिफॉर्म्स हुए नहीं, जागीरदारों का, साहूकारों का पाकिस्तान में ज्यादा ही था, यहां भी था, राज था। यहां जम्मू कश्मीर में भी जागीरदारी थी। और ये मेरे दोस्त कह रहे हैं कि क्या कुछ नहीं था, यहां बेगार भी था। चीफ मिनिस्टर साहब, टाइम मैं ले रहा हूं आपका, आपका नहीं, मैं अपना ही ले रहा हूं। याद आ गया ना मुझे। अच्छा, खत्म नहीं, मैंने माइक को बंद कर रखा है। अब विप साहब टाइम दे दो ना मुझे कुछ मिनट। क्या हारिज है आपको? बहरहाल स्पीकर साहब मजाज है, कहेंगे बैठना, मैं भी बैठूंगा, उसमें क्या है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, मुबारक साहब आपको टाइम दे रहे हैं, अपनी बात ही कर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ बनी, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तब जाकर यहाँ हिस्टोरिक लैंड रिफॉर्म्स हुए। न जो हमारे मुल्क में तब हुए, न पाकिस्तान में हुए, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में हुए। उसके बेनिफिशियरीज कौन है? लैंड टू द टिलर विदाउट कंपनसेशन। जागीरदारों को अब भी मरकर भी दुख होगा इस बात का कि जमीन छीनी गई, और वो भी बगैर मुआवजा के। लेकिन ऐसा हुआ। बेनिफिशियरीज कौन है? जम्मू का किसान, काश्तकार, कश्मीर का काश्तकार। और फ्यूडल कौन था? फ्यूडल राज का रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? अरे साहब, आज आप कहते हैं कि शेख साहब का नाम मत रखो हॉलीडेज लिस्ट में, 13 जुलाई का मत रखो, महाराजा का रखो, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन कुछ तो रहम करो ना, जो हिस्ट्री के साथ, रिसर्च हिस्ट्री के साथ। क्या ये सही नहीं है कि जम्मू के लोगों को भी, जो ओबीसीज है, जिनका बार बार जिक्र होता है, एसटीज हैं, उनको कपड़ा, उनको भूख का थोड़ा सा राहत मिली, भूख से जमीन लेकर? क्या आप उनको डिप्राइव करना चाहते थे? चाहते हैं आप? मैं आज भी कहूंगा आपको, महाराजा हरि सिंह, छोड़ लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। मैं तो ये कहूंगा अभी एक और अदालत मौजूद है, वो है ये हाउस। ये हाउस भी बड़ी अदालत है, औरों के लिए हो या ना हो, तारीगामी के लिए बड़ी अदालत है, जम्मू कश्मीर के अवाम की। यहाँ का डिसीजन आएगा, लोगों का फैसला आएगा। और आज क्या फैसला है, मैं मिन्नतें करता हूं। अरे साहब, स्टेट का, उमर साहब, ये आपका सवाल नहीं है कि आपको जकड़ के रखा है। कश्मीर के लोग जानते हैं, जम्मू के लोग जानते हैं कि आपका एक सिपाही भी ट्रांसफर हो नहीं सकता आपके हुक्म से। आपका पटवारी तब्दील नहीं हो सकता है आपके कैबिनेट के सिफारिश से। साहब, ये जानते हैं लोग, अनपढ़ से ही लोग जानते हैं। और इसलिए मैं चाहूंगा, हमें कुछ भी नहीं चाहिए खैरात में, हमें कुछ भी नहीं चाहिए खैरात में। हम अपनी डिग्निटी के साथ जिंदा रहना चाहते हैं, और वो डिग्निटी तकाजा करती है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमारे हुकूक है, उनको बहाल किया जाए। ये हमारी गुजारिश है। बहुत कुछ कहना था, लेकिन इतना ही कहूंगा, किसने जाना। आज देख लीजिए,
दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। आज बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ रही है और मैं ये चाहूंगा कि हमारे अवाम को कुछ राहत मिले जुल्म जबर से। रहा सवाल के अभी किसी ने कहा कि ये जो एड्रेस है गवर्नर साहब का, यार इनका एड्रेस कहाँ है? इनका एड्रेस नाम है, 5 महीने का कौन सा एड्रेस है? कौन सा? क्या करने दिया गया? अभी आप खुद ही कह रहे थे अभी बिजनेस रूल्स बने, अभी 4 महीने, और ये बनाकर भी अगर गवर्नर साहब ना माने तो तब भी बिजनेस रूल्स की कबूलियत नहीं होगी। माय पॉइंट इज, जहां कमजोरियां रही होंगी या रहेंगी हमारे कैबिनेट की, इस कैबिनेट की हक है हर एक साथी को उंगली उठाने का, तनकीद करने का, जवाबदेही का। लेकिन यार जहां हमें एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ मसाइल का हल ढूंढना है, अब स्टेट चाहिए, वही डोगरा स्टेट को रेस्टोर कर लो। क्या आप ये नहीं चाहते हैं कि जो महाराजा ने लैंड लॉज के बारे में 1927 में 32 में नोटिफिकेशन जारी की और प्रोटेक्शन दी यहाँ के किसान को कि बाहर वाला जमीन नहीं खरीद सकता, जॉब की प्रोटेक्शन दे दी। एक साथ मिलकर हम मुतालबा क्यों न करें? हमें फुल स्टेटहुड चाहिए, डोगरा स्टेटहुड चाहिए, और इसके अलावा हमें चाहिए राइट्स मिले थे। 35 पर आपका एतराज है अपनी जगह, लेकिन जो महाराजा ने नोटिफिकेशन 2 नोटिफिकेशन जारी किए हैं उनके दायरे में मांग करे ये हाउस कि हमें जमीन पर अधिकार चाहिए, हमें हमारे नौजवानों को जॉब पर अधिकार चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। हाँ मेरा साहब, आपके 4.5 मिनट टाइम है। इसके बाद 4.5 मैं चाहूंगा 4 दिनों से लगातार सुन ही रहे हैं, उनका भी थोड़ा सा वक्त लूंगा क्योंकि आधा वक्त हमने वहां गुजारा है और आधा यहाँ गुजारने का मौका मिला है, तो दोनों का हिस्सा बराबर ही चाहूंगा और अपना भी कुछ हिस्सा है ना। ये मैं चाहूंगा, छोटा भी हूँ है ना और अकेला भी हूँ, फिलहाल तो अकेला महसूस नहीं कर रहा हूँ। अब भलेसा के पहाड़ी इलाके के गांव से चलकर आया हूँ, गरीब के दर्द को करीब से देख कर आया हूँ। ये मैं खुद लिखा हूं शाम को। जालिम के जुल्म और मजलूम की बेबसी को बेसब्री से देख कर आया हूं। ऑफिसर का व्यवहार एक गरीब से होते हुए देख कर आया हूं। लुटेरे लीडरों के वादे सुनने के बाद आज इस ऐवान में आया हूं। तुमने चुनाव में गरीब के दर्द के साथ खिलवाड़ किया, मैं तो उस दर्द को ऐवान में बांटना चाहता हूं। और कुछ लोग मेरी बातों को पागलपन समझते हैं, कुछ लोग मेरी बातों को दीवाना समझकर कहते हैं। मैं एक चीज ऐवान में बताना चाहूंगा स्पीकर साहब, 15 साल का संघर्ष है। जो कल हमारी आवाज उठी थी, उस आवाज को दबाने के लिए 15 साल से कुछ लोगों ने कोशिश की। अगर उन लोगों ने मेरी आवाज को उठने दिया होता तो शायद आज इस ऐवान में उनकी आवाज बुलंद होती है और महराज अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ अपने घर में बैठा होता। इस बात का ख्याल किया जाए। मैं चाहता हूं ज्यादा लंबी तकरीर न करूं, वक्त की कमी है। यहाँ पर एलजी का खुतबा हुआ, बहुत सारी बातें हुई, अपोजिशन ने रखी, यहाँ के लोगों ने रखी, सारे एमएलएज ने अपनी अपनी बात रखी। लेकिन एक गाना गुनगुनाना चाहूंगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हमने इसमें कैजुअल लेबरर्स चाहे जितने भी मुलाजमीन तबका है उनकी तनख्वाहों को बढ़ाने के साथ साथ अगर पक्का किया जा सकता है उसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, हम तो चुनाव लड़कर असेंबली में एमएलए बन गए, लेकिन उनका सोचो जिन्होंने तालीम हासिल कर ली और आज घरों में बैठकर कोई रिश्ता देने के काबिल किसी को नहीं समझता है, उनके बारे में भी एहसास करो। मैं अपने दोस्तों को कह रहा था 1,60,000 की तनख्वाह, सर सुन लीजिए,
9,000 की सैलरी, कभी कभार एसपीओज को आपने बड़े पैमाने पे लाया था 3,000 देंगे 10,000 देंगे, उनकी भी तनख्वाह ड्यूटी वो एसपीओ से ज्यादा करते हैं। वो जो वीडीसी वाले हैं, बाकी बंदूकें थमा दी, जो भी किया, अब उनको रोजगार के बारे में भी सोच लो। उसके साथ साथ हमारी तनख्वाह भी बढ़ा दी जाए। कुछ लोगों को नहीं चाहिए, अगर अपोजिशन को नहीं चाहिए, यहाँ पे इन लोगों को नहीं चाहिए, लेकिन 1,60,000 से मुझे नहीं लगता है जिन लोगों को चाहिए वो अपना एक लेटर लिख के दें किस किस को चाहिए, और कम से कम 3 लाख तनख्वाह वागुजार की जाए जो एमएलए साहिबान है। उसमें हमारा ही अगर खाली होगा तो चलेगा सर हमारा। उसके अलावा मैं जम्मू कश्मीर को देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग अपने अपने तर्ज पे बात रख रहे हैं। किसी ने 370 की बात की, किसी ने डेवलपमेंट की बात की, किसी ने मोदी को इतना सम्मान दिया, किसी ने अपने कसीदे पढ़े, लेकिन दौरे जदीद के अंदर जो हालात हैं, क्या उस पर किसी ने बहस की? क्या किसी ने उसके बारे में सोचा? मैं चाहता हूं, मैं देख रहा था दुबई के अंदर मंदिर बनाया गया, मैं भी हैरान था कि दुबई मुसलमानों का देश है, वहां पे मंदिर बनाया गया। ये बात समझने वाली। यहां का जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है, 370 की वजह से नुकसान क्या हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन जो सर्कुलेशन ऑफ मनी जम्मू कश्मीर का है उसे लूटा गया है, खत्म कर दिया है। जो तनख्वाह लोगों की आती है वो भी बाहर चली जाती है। जो यहां पर काम होते हैं उसके ठेकेदार भी बाहर से आते हैं, वो सारा पैसा उठाकर यहां से बाहर ले रहे। जम्मू कश्मीर के अंदर खस्ता हालत है। उसकी एक वजह बताना चाहूंगा। दुबई इस वक्त है, वहां पर मंदिर बनाया गया, बीजेपी ने दावा किया कि हमारे मोदी जी ने मंदिर बनाया। जानते हो, जब मुझे मौका मिला मैं समझने की कोशिश किया तो पता चलता है कि वहां तेल के कुएं हैं रेगिस्तान के अंदर, वहां पर जरखेज जमीन नहीं है, बंजर जमीन से तेल भी निकाला। और जब उन्हें पता चला कि आने वाले कल में तेल का जब खात्मा होगा तो टूरिज्म के जरिए उसको जो है तरक्की याफ्ता बनाएंगे। वो 20 साल 30 साल 100 साल की सोच रखते हैं, इसलिए उन्होंने मंदिर बनाया। यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी का मैच दुबई में खेला जाएगा और भारत के लोग वहां पर जाएंगे, जब सैर और तफरी करेंगे, वहां के होटलों में रुकेंगे, रेवेन्यू जनरेट होगा। तो बताओ, अगर रेगिस्तान का जैसा शहर इस वक्त पिकनिक स्पॉट बना सकता है, लोगों को, ये जो टूरिस्ट को जो है लुभाने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना सकता है बंजर जमीन में, हमारे जम्मू कश्मीर में क्या खूबसूरती की कमी है। टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर रेवेन्यू जनरेट हो। मैं समझ सकता हूं, एलजी का शासन रहा, भाजपा का दौर रहा, बिजली से वसूली, टैक्स वसूली करके जम्मू कश्मीर को चलाना चाहते हैं। उस टैक्स को भी लूट कर जल जीवन के तहत हम तक पहुंचाया। उस टैक्स से लेकर यहां पर हमें ऐसे ऐसे मुलाजिमों को भेजा जो यहां से भी वसूली करने का काम करें। सुनिए स्पीकर साहब, मैं चाहता हूं कि टूरिज्म को बड़े पैमाने पे यहां पे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हमारी जरखेज जमीन है, खूबसूरत है, वहां तो बनाई जा रही है बंजर जमीन पे, और यहां पर हमारे पास खूबसूरती की कमी नहीं है। मेरा खिताए चिनाब है, मेरे यहाँ पीर पंजाल है, जम्मू का अलग एक अपनी खूबसूरती है। बड़े बड़े मुल्कों को मैंने देखा, बर्फ पड़ती है तो पूरे मुल्क में पड़ती है। मेरा जम्मू कश्मीर सच में जन्नत है। आप कश्मीर में देखेंगे तो बर्फ आपको मिलेगी, आप जम्मू में आएंगे तो यहाँ पे बर्फ का एक बूंद भी आपको नहीं देखने को मिलेगी। ये छोटे से हिस्से में अगर इतनी खूबसूरती है तो यहाँ टूरिज्म की कमी क्यों है, उसमें बढ़ावा देने की कोशिश की जानी चाहिए। मैं आखिरी बात खत्म कर रहा हूं, नहीं मैं मुद्दे की बात, मैं लड़ाई कर ही नहीं रहा हूं, मैं लड़ाई कर ही नहीं रहा हूं। अभी सब लोग बोल रहे मैंने मांगा इनका टाइम, इनका टाइम। सर सुन लीजिए, सर सुन लीजिए, मैं चाहता हूं कि यहाँ बड़े पैमाने पे इंटरनेशनल, दुबई की टीम है ही नहीं इस वक्त, फाइनल दुबई में खेला जा रहा है। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा ग्राउंड नहीं होना चाहिए? क्या हमारे यहाँ क्रिकेट के इतने शौकीन भी है, नौजवान खेलना भी चाहते हैं, खेलो इंडिया भी है, ग्राउंड नहीं है हमारे पास। मैं चाहता हूं इंटरनेशनल ग्राउंड यहाँ पर हो जिससे रेवेन्यू जनरेट हो, बड़े पैमाने पे इसके बारे में सोचा जाना चाहिए। इनकी सरकार आई, चुहलाने से जम्मू कश्मीर को चलाना चाहती है, चुहलाने से, चुहलाने की रसीद काट कर जम्मू कश्मीर का रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं। स्पीकर साहब मेरी बात को सुन लीजिए गौर से, रेवेन्यू
रेवेन्यू जनरेट तभी होगा, यहाँ पर माफिया है। मेरे यहाँ म्युनिसिपैलिटी में टेंडर 1 करोड़ का लगता है, सुन लीजिए 1 करोड़ का। जब वो 1 करोड़ टेंडर ठेकेदार उठाता है तो वही ठेकेदार उसी साल उसी टेंडर से 5 गुना ज्यादा कमाता है। बताओ अगर वो पैसा म्युनिसिपैलिटी में लगता 5 करोड़, 1 करोड़ की जगह 5 करोड़, लेकिन वो 4 करोड़ कमाने वाला ठेकेदार। जम्मू कश्मीर को लूटने में ब्यूरोक्रेट्स का अहम रोल रहा है। चाहे सदन में बैठे लोग नहीं मानेंगे, लेकिन मैं देख कर आया हूं, मेरे दिल के अंदर वो आग है। आज मैं चाहता हूं, लोगों ने चुनकर हमें भेजा है, हम ब्यूरोक्रेसी को रोकेंगे, अपने लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। अगर आज इस सदन से हम वो चीज नहीं कर पाए तो 370 क्या, अब स्टेट लेकर आओ, कुछ भी लेकर आओ, हमारे मजलूम फिर भी जालिम का शिकार होंगे और जुल्म करने वाले लोग इनके भेजे हुए हैं। मैं खुश था। मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन सिर्फ भाजपा के लोग करें, क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने कहा जल जीवन में घोटाला है, ब्यूरोक्रेसी नहीं मानती है। मैं यहां भी सरकार में जो बैठे लोग हैं, ये क्वेश्चन उनको दे ताकि ये उगले कि 10 साल के अंदर हमारी नाकामी क्या रही। इन्होंने कहा कि यूएलबी के यहां पर पता नहीं क्या, ये जीए कौन सा है ये, 1 मिनट, जेडीबी कहते वहां पर ये कुछ कर रहे हैं। पूछो इनसे, यहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर, खास करके जम्मू के अंदर एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है, यहां पर माफिया नहीं है, यहां पर करप्शन नहीं है, ये भाजपा का कहना है। 7 साल से ये आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर जम्मू के लोगों को यहां रोजगार मिल रहा है तो आज तक आपने क्यों नहीं बोला कि मिल रहा है? तो आज तक तो बोल रहे थे, आज रोजगार ढूंढ रहे, आज कह रहे हैं जल जीवन गलत है, पाइपें टूटी हुई है। एलजी के दौर में ये मुंह क्यों नहीं खोले? आज जब चुनाव जीत कर आए तो सरकार से क्या पूछ रहे हैं 4 महीने के अंदर, मंत्री जी हमें बता दो कि जल जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा। आप खुद से क्यों नहीं पूछेंगे? जल जीवन के अंदर जब स्कैम था, एलजी तुम्हारा था, मोदी तुम्हारा था, तो कसीदे क्यों पड़े जा रहे हैं? और आज बोल रहे हैं कि शराब के ठेके ठीक है, आप स्कूल हमें नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, हमें फलाना। जम्मू के अंदर सब ठीक है, अगर बने तो जो विपक्ष में बैठे लोग चुनकर वादा करके आए, कम से कम उन लोगों को ख्याल करने दे। इनका तो मोदी जी देख लेगा जनाब, इनका मोदी जी देख लेगा। बाकी जो लोग आए हैं वो अपने मुस्तकबिल खुद तय करेंगे। खुदा हाफिज। और मैं चाहूंगा, आज माह रमजान का महीना है, अभी बात खत्म नहीं हुई है, आगे आने वाले दिनों में बात करूंगा। मैं चाहूंगा सर, और कल इन्होंने नशे पे बात करते हुए मुझे नशेड़ी समझा। सर सुन लीजिए, किसी भी हाउस में बैठे हुए शख्स ने ये नहीं पूछा क्या नशा ये लोग बेचते हैं। इनके पास कीमतों का पता है, इनके पास नशा बनाने की चीजें हैं। और महराज को जिस शख्स ने बोला तब किसी ने मुंह नहीं खोला। और इस हाउस के अंदर ये बेचने वाले इनको तकलीफ हो रही है। आज क्वेश्चन देख रहा था, सर सुन लीजिए, खट के बारे में पूछा जा रहा है, बीजेपी के लोग पूछ रहे खट के बारे में। खट से फायदा किसको? खट से फायदा इनको, लोगों को क्या फायदा? इनको क्या चाहिए? इनके सवालों के जवाब देते रहो। अल्ताफ अहमद कुल्लू साहब आप बोले। एक इसके हो गया बात, तकरीर खत्म चाहिए। इन टोटलिटी ये नशा बेचने वाले हैं, इन टोटल ये कहते मैंने नहीं। ये कहता है कि मैंने ऐसा कोई इल्जाम नहीं लगाया। अगर कहा है इसे ये वापस ले रहा है ना, ये वापस ले रहा है। ये कहते हैं मैंने कहा नहीं है। चले बस मेरा साहब आप तशरीफ रखिए, नहीं ऑनरेबल मेंबर
ऑनरेबल मेंबर साहब कह रहे हैं मैंने ऐसी बात कोई कही नहीं है, उसका मतलब अगर कहीं भी है तो वापस ले रहे हैं, तो आपको क्या परेशानी बस है कत्ल की, क्रिमिनल इज क्रिमिनल, ये नहीं है। यहाँ अनपार्लियामेंट लैंग्वेज की इस्तेमाल करेंगे। खुद कह रहे हैं, ये इनकार कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। की बहुत सी बातें उन्होंने गलत बातें भी की। बस प्लीज मेहरबानी करके देखो, टाइम कम है, आपको भी बोलना है, आपको भी बोलना है, टाइम कम है आप डिसेंसी से करना चाहिए। मैं एग्री करता हूँ कि किसी के जज्बात तक खेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अब तशरीफ रखिए। कुल्लू साहब बोले, आप कुल्लू साहब, आप कुल्लू साहब बोलना चाहते हैं, आप बोलना चाहते हैं, चला बैठिए ना, तशरीफ रखिए। मेरा साहब तशरीफ रखिए, बोलिए। शुक्रिया सर। ऑनरेबल स्पीकर, आपने खुद अपने लिए टाइम मुकर्रर किया, आपने खुद टाइम मुकर्रर किया। I'll just say thank you, बाकी कुछ नहीं। अच्छा ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया गवर्नर एड्रेस पे बोलने के लिए। पहले मैं उसके हक में खड़ा हुआ हूँ, जो ऑनरेबल एलजी साहब का एड्रेस था, उसमें काफी सारे बातों का जिक्र हुआ, जिसमें थर्ड पेयर डिस्कशन यहाँ पे पूरे हाउस ने, ऑनरेबल मेंबर्स ने किया। आई डोंट वांट टू रिपीट इट। ओके, अच्छी बात। जनाब, सबसे पहले जनाब मैंने एलजी साहब का शुक्रिया किया। उसके साथ साथ अगर हम अपने लोगों के, जम्मू कश्मीर लोगों के लिए यहाँ पे शुक्रिया ना अदा करें, क्योंकि 2014 के बाद 2024 में इलेक्शन हुए, तो उसमें बढ़ चढ़कर जनाब हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों ने हिस्सा लिया। उसके साथ साथ 2018 आई थिंक जुलाई 19 जुलाई 2018 के बाद यहाँ पे कोई भी असेंबली काम नहीं कर रही थी, डिसॉल्व हुई थी। 6 साल का वक्फा बहुत ज्यादा था, लोग काफी ज्यादा तंग आ चुके थे। लोग चाहते थे कि अपने नुमाइंदे